हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ यूवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूवी लर्न। आज का हमारा विषय है आंगनवाड़ी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पिछले साल पूछे गए हैं। शुरू करते हैं आज के वीडियो। काली खांसी मुख्यतः द्वारा फैलती है। हमारा पहला प्रश्न है कि काली खांसी, जिसको वूपिंग कफ भी कहते हैं, वूपिंग कफ, वो किसके द्वारा फैलती है। बिंदुक संक्रमण, एक सीधे संपर्क, मतलब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उससे फैलती है। मच्छर काटने से फैलती है। संदूषित खाद्य पदार्थ, अगर कोई दूषित खराब वस्तु है उसको आप खा रहे हैं, उससे, या इन्हीं सभी से। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। कुकुर खांसी या काली खांसी, जिसे कि वूपिंग कफ भी कहा जाता है, सबसे पहले किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। कौन से बैक्टीरिया से होती है? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, टेला में टेल आ रहा है, TELL, टेल मतलब बताना। तो जब आपको खांसी हो जाएगी तो आप कुछ बता नहीं पाओगे। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, जो कि आरंभ में नाक और गले को प्रभावित करता है। जब ये हमें होता है तो सबसे पहले हमारे नाक और गले को अटैक करता है। यह जीवाणु मतलब बैक्टीरिया व्यक्तियों के श्वसन क्रिया, सांस लेने में निष्कासित जीवाणु से फैलती है। यह तब होता है जब संक्रमण युक्त व्यक्ति खांसते या छींकते हैं। जिनको पहले से ये बीमारी है वो खांसेंगे और छींकेंगे तो ये उनके आसपास वाले लोगों को हो सकती है। जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना, उनसे हो सकती है। अब इससे बचने का तरीका क्या है? वैक्सीनेशन। DPT, कल हमने एक वैक्सीनेशन पढ़ी, डिफ्थेरिया, टिटनेस, कुकुर खांसी, जिसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। तो P से पर्ट्यूसिस, T से टिटनेस और D से डिफ्थेरिया। ये वैक्सीनेशन हमें बचपन में ही लग जाती है, तो इससे हम वूपिंग कफ से बच जाते हैं। वूपिंग कफ को कल मैंने पढ़ाया था कि 100 डे कफ भी बोला जाता है। 100 दिन की खांसी भी इसी को ही बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रोटा वायरस अधिकांशतः बच्चों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण इनमें से किस नैदानिक स्थिति का कारण बनता है? रोटा वायरस सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है, 5 वर्ष से कम के बच्चों में। ठीक है, और इससे हमें क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं? तो उल्टियाँ, दस्त, एनीमिया, प्लेगेरा और डिम्नेशिया। ठीक है, तो एनीमिया तो हमने कल ही पढ़ा था कि तो आयरन की कमी से होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा रोटा वायरस का। रोटा वायरस छोटे बच्चों में अतिसार का प्रमुख है। अतिसार किसे कहते हैं? डायरियल डिसीज को, मतलब उल्टी और दस्त को। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया? उल्टी, दस्त, उदर में दर्द। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रोटा वायरस के बारे में पढ़ते हैं। रोटा वायरस से बचने के लिए हमें इंजेक्शन दिए जाते हैं। रोटा वायरस 1, रोटा वायरस 2, रोटा वायरस 3। ये वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। रोटा वायरस पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ ही दिया जाता है और OPV के साथ ही। OPV हमने कल पढ़ा था, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, कौन से 3 टाइम पे लगाया जाता है? 6 वीक पे, 10th वीक पे और 14th वीक पे। मतलब जब बच्चा 6 हफ्ते का होगा, 10 हफ्ते का होगा और 14 हफ्ते का होगा। ठीक है, तीनों एक साथ लगती हैं। OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस और पेंटावेलेंट वैक्सीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों को विटामिन D, कैल्शियम और फॉस्फोरस देने से रोकथाम होती है। मतलब अगर हम बच्चे को विटामिन D दे दे, कैल्शियम दे दे और फॉस्फोरस दे दो, तो किस बीमारी की रोकथाम होगी? ठीक है, तो ये बीमारियां दे रखी हैं, ओस्टियोमेल्शिया, रिकेट्स, प्लेगेरा और केराटोमलेशिया। देखते हैं तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है रिकेट्स। रिकेट्स एक हड्डियों की बीमारी है जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। जो बच्चों में होता है, बच्चों की हड्डियों की नरमाई या कमज़ोर होने को सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, हड्डियां नरम हो जाती हैं या बहुत कमज़ोर होती हैं, उसे हम रिकेट्स या सूखा रोग कहते हैं। इसी प्रकार की विकृति को बड़ों में, ये तो बच्चों में इसे रिकेट्स कहते हैं और बड़ों में इसको ओस्टियोमेलेशिया कहते हैं। तो देखिए, अब ऑप्शन में रिकेट्स भी था और ओस्टियोमेलेशिया भी था, बट यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है, तो बच्चों के हिसाब से आंसर हो गया रिकेट्स। और बड़ों से कहा पूछा होता तो ओस्टियोमेलेशिया हो जाता। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि बच्चों या बड़ों। ठीक है, नेक्स्ट है
इसका कारण लंबे समय तक विटामिन डी की कमी, कैल्शियम और फॉस्फोरस के शोषण की वजह से होता है। तो यही तीनों अगर हम ले लेंगे, बाहर से इनटेक कर लेंगे, देखो विटामिन डी, कैल्शियम एक बच्चे के सेवन में वृद्धि कर देंगे तो इसका इलाज हो जाएगा। ठीक है। ट्रीटेड बाय इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाना, चाइल्ड इनटेक लेना विटामिन डी और कैल्शियम। विटामिन डी और कैल्शियम को हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अपने खाने में लेने लग जाएंगे तो हम रिकेट से बच सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि, जो बच्चा गर्भ में होता है उस शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाली कई हार्मोनों के उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा है। ठीक है, वो कौन सी जगह है जो सारे हार्मोन्स माँ के शरीर से बच्चे के शरीर तक पहुँचाती है। ठीक है, तो देखिए फैलोपियन नलिका नहीं, ठीक है, स्तन तो बच्चे को दूध पिलाने का काम आता है, ये भी नहीं, गर्भाशय में तो बच्चा होता है, इसका सही आंसर होगा गर्भनाल। ठीक है, जिसको हम प्लेसेंटा भी कहते हैं। देखिए ये होती है प्लेसेंटा, इसको अपरा भी कहा जाता है। प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा अंग है शरीर का जो कि डेवलप होता है कहाँ पर, यूटेरस में। किस टाइम पे, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, पहले ही हमारे शरीर में नहीं होता, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा बन जाता है, जो गर्भावस्था के दौरान आपके गर्भाशय में विकसित होता है। ठीक है, यह आपके बढ़ते बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। और अपशिष्ट मतलब जो वेस्टेज होता है, जो आपके शरीर का वेस्टेज होता है वो निकाल देता है। ठीक है, जैसे कि यूरिन। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा क्या क्या है, प्रोटेक्शन बच्चे को बचाना, उसको न्यूट्रिशन देना, पोषक तत्व देना, रेस्पिरेशन उसको सांस लेने में सहायता करना, एक्सरेशन उसका जो बचा कुचा खाना या उसका जो वेस्टेज है, अपशिष्ट है, उसको निकाल देना शरीर से, और हार्मोन प्रोडक्शन, जो भी हार्मोन्स की उसे ज़रूरत है टाइम टाइम पे वो उसे दे देना। अगले सवाल पर चलते हैं। एक समयावधि में आधारी चयापचय, चयापचय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को चयापचय कहते हैं। उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है मतलब एनर्जी, उसको क्या कहते हैं, उस ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो पहला है आधारी चयापचय दर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, दूसरा है आधारी ऊर्जा दर बेसल एनर्जी रेट, तीसरा है ऊर्जा दर एनर्जी रेट या कोई भी नहीं। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, उस कैलोरीज की मात्रा है, ये जो बेसल BMR है ये वो कैलोरी की मात्रा होती है जो हमारे शरीर की आंतरिक मतलब अंदर हो रही है, दैनिक जो रोज़ हो रही हैं क्रिया काम, इंटरनल अंदर डेली रोज़ और एक्शन हो रहे हैं, जैसे कि सांस लेना, डाइजेशन पाचन क्रिया। ठीक है, ये सभी इसके अंदर आती है। तो इन सबको करने के लिए जो कैलोरीज या एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। एक व्यक्ति को एक दिन में औसतन 1500 से 2000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है, और इन कैलोरीज को की गणना कौन करता है, BMR। ठीक है, तो BMR क्या हो गया, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हिंदी में इसे कहते हैं आधारी चयापचय दर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A। आगे चलते हैं। ये देखिए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, डेफिनेशन क्या होती है, BMR एक मेजर है उस रेट को नापने का जिस पर विच अ पर्सन्स बॉडी, एक आदमी की बॉडी बर्न्स एनर्जी मतलब उस एनर्जी को खत्म कर देती है, किस फॉर्म में, कैलोरीज की फॉर्म में, वाइल एट रेस्ट, जब उसकी बॉडी रेस्ट पे होती है, क्योंकि हम सो रहे होते हैं तो भी हमारी जो धड़कन होती है वो तो चल रही होती है। दिस इज द एनर्जी जिसको हम कैलोरीज में नापते हैं, रिक्वायर्ड टू डू इनवॉलेंट्री वर्क। इनवॉलेंट्री वर्क मतलब हम उसके लिए वॉलंटियर नहीं कर रहे, वो अपने आप होंगी ही होंगी, आप कहोगे नहीं कि आपको सांस लेनी है, वो चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिकली हो रही हैं, इनवॉलेंट्री वर्क बोलते हैं उसे। सच एज जैसे कि ब्रेथिंग सांस लेना, ब्लड फ्लो खून का बहाव आपकी नसों में, और हार्ट बीट दिल की धड़कन। द नंबर ऑफ कैलोरीज यू बर्न, जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं, ख़त्म करते हैं, इफ़ यू स्टेड इन बेड ऑल द डे, वो भी सोते टाइम भी आप कितनी कैलोरीज खर्च करते हैं, इसे भी BMR कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक जिसे कि चिकन पॉक्स या छोटी माता भी कहा जाता है,
किस विषाणु से होती है? पहली बात तो ये एक वायरस डिसीज है, क्योंकि वायरस विषाणु को कहते हैं, ठीक है। तो ये एक वायरस डिसीज है, वायरल डिसीज है। तो कौन से होती है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। नीचे मैंने लिखा है छोटी माता, जिसे अंग्रेजी में चिकन पॉक्स कहते हैं, वो वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है, जिसे VZV भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण। कुपोषण जिसे कि हम मेल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, एक प्रकार का PEM है। PEM का पूरा नाम बताइए। तो PEM का पूरा नाम क्या होता है? देखो M से तो मेल न्यूट्रिशन होगा, मतलब कुपोषण, सब में है कुपोषण, तो ठीक है। P से प्रोटीन होगा, प्रोटीन यहाँ है, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन किससे रिलेटेड है? कल हमने पढ़ा था प्रोटीन से, प्रोटीन की कमी से होता है। तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए पेप्सिन वाले। कौन से बचे? प्रोटीन और प्रोटीन। अब E से एनर्जी ही हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। देखिए आगे, PEM प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसे कभी कभी हम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEU भी कहा जाता है। PEU मतलब प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं और मेल न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। मेल न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं ना। कुपोषण का एक स्वरूप है जिसे अलग अलग अनुपात में आहार प्रोटीन, अनुपात मतलब प्रोटीन कम है या ज़्यादा है, उसके हिसाब से ये होता है। दैट इज डिफाइंड एज लैक ऑफ डाइटरी प्रोटीन। इसको लैक मतलब कमी होगी प्रोटीन्स की, एनर्जीज की अलग अलग प्रोपोर्शन में, तो हमें प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रसव के तुरंत बाद माता द्वारा उत्पन्न दुग्ध सम स्राव जो नवजात शिशु को पिलाने के लिए निकलता है, वो दूध जो माता बच्चे को पैदा होते ही पिलाती है, उस दूध को क्या कहा जाता है? उस दूध को हम पीयूष या कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। देखते हैं कोलोस्ट्रम। डिलीवरी के बाद स्तनों में जो पहला दूध आता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये दूध प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों और डिलीवरी के बाद कुछ दिन तक आता है। शरीर में ये दूध हमारे किस किस काम आता है? मतलब बच्चों के, जो बच्चे थे उनके किस किस काम आता है? शरीर में बिलीरुबिन को निकालकर पीलिया होने से रोकता है, शिशु की इम्यूनिटी को मजबूत करता है, मतलब उसे तरह तरह की बीमारियों से बचाता है। कोलोस्ट्रम शिशु को संक्रमणों से बचाता है, जो बीमारियां हैं अटैक करेंगी, कम्युनिकेबल डिसीजेज, उनसे बचाता है। कोलोस्ट्रम में उच्च मात्रा का कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें जिंक, कैल्शियम, विटामिन A, B6 और विटामिन K भी होता है। तो देख सकते हैं आप कितना लाभदायक है ये। तो बच्चों के लिए जो माँ का पहला दूध होता है कोलोस्ट्रम, जिसे पीयूष भी कहा जाता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगला सवाल, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप को कहते हैं। गर्भावस्था में जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, पहले तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। पीछे आइए वापस। कब्ज हो नहीं सकता, सीने में जलन हो नहीं सकती, एनीमिया हमने पढ़ा है कि आयरन की कमी से होता है। तो क्या बच गया? एक्लेम्पशिया, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है एक्लेम्पशिया। ये देखिए, गर्भवती महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर, पेशाब में प्रोटीन आना, पैरों, टांगों और बाह में सूजन आने की स्थिति को प्रीक्लैम्पशिया कहते हैं। और जब यही स्थिति गंभीर हो जाती है तो इसे एक्लेम्पशिया भी कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में औरतों के पाँव सूज जाते हैं, सूजन आती है, ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, ठीक है, बार बार यूरिन भी जाना पड़ता है। तो इन सभी को हम प्रीक्लैम्पशिया कहते हैं। और जब यही बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम इसे एक्लेम्पशिया कहते हैं। एक्लेम्पशिया कैन फॉलो अ कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती हैं? ठीक है, देखते हैं कितनी होती हैं। ये देखिए, कैलोरी होती क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द फूड। हमें खाने से कितनी ताकत मिल रही है, उसे नापने की इकाई को कैलोरी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसमें तो आपसे प्रोटीन की पूछी है, आने वाले क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट की भी पूछी जा सकती है, फैट की भी पूछी जा सकती है। तो देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन में भी 4 होती हैं और फैट में 9 होती हैं। और ये अप्रॉक्सीमेट हैं,
ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग हैं, क्योंकि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में 4.1 होती है और प्रोटीन में 4.2 होती है, तो प्रोटीन में हल्की सी ज़्यादा होती है, ठीक है। और मिनरल्स और विटामिन और वाटर में कोई भी कैलोरी नहीं होती, इसका ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4 कैलोरी। नेक्स्ट, मांस, मछली और मुर्गी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, मतलब हम जो भी खाते पीते हैं उनसे हमें या तो प्रोटीन मिलता है या विटामिन सी या कैल्शियम या कार्बोहाइड्रेट। तो विटामिन सी तो हमें खट्टी चीज़ों से मिलता है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि मांस, मछली और मुर्गी से हमें क्या मिलता है। ये देखिए, ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब जो हमें खाने में ज़्यादा चाहिए होते हैं। मैक्रो मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा, जो हमें ज़्यादा चाहिए ना खाने में। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। अब देखिए हमें क्या बोला है, मछली, अंडा और दूध। देखिए ये रहा दूध, ये रही मछली और ये रहे अंडे। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, प्रोटीन, ठीक है। जितनी भी हमारी फल और सब्जियां हैं वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। जो भी हमारे तेल की चीज़ें हैं वो फैट में आती है, तभी तो कहते हैं ना तेल नहीं ज़्यादा खाना चाहिए, तेल और घी उनमें फैट होता है, ठीक है। और ये जो मांस, मछली, दूध, दाल, ये सब हमारी प्रोटीन में आती है। और देखिए ये जो सर्कल है ये ऐसे बीच में मिला रखा है, जैसे कि ये दाल दे रखी है, तो दाल से हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और दाल से हमें प्रोटीन भी मिलता है। दोनों चीज़ें हमें एक ही चीज़ से मिलती हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि माँ के एक ही दूध से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, ऐसे ही जैसे कि ये दूध का ग्लास है, इस दूध से हमें फैट भी मिल रहा है और प्रोटीन भी मिल रहा है। इसलिए लोग मलाई हटा के पीते ताकि उन्हें सिर्फ प्रोटीन मिले और फैट नहीं मिले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्रोटीन। मांस, मछली और मुर्गी से हमें प्रोटीन मिलता है। आगे चलते हैं। निकट दृष्टिता, निकट दृष्टिता मतलब पास की नज़र। मायोपिया एक दृष्टि दोष है, मतलब आंखों की बीमारी है। इससे हमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती हैं, पास की अस्पष्ट दिखती है, या फिर लाइट कम हो जब कुछ नहीं दिखता, ठीक है, या कलर ब्लाइंडनेस होती है, मतलब कि या तो लाल कलर नहीं दिखेगा या हरा नहीं दिखेगा या काला नहीं दिखेगा। तो देखते हैं, देखिए मायोपिया पहले तो ये एक आंखों की बीमारी है जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, हिंदी में अदूरदर्शिता और निकट दूरदर्शिता, ठीक है। यह दृष्टि का दोष है जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। कहाँ की स्पष्ट नहीं देख सकता, देखिए दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो ऑप्शन आंसर क्या हो गया, पहला, ठीक है। लेकिन वह आसपास की वस्तुओं को देख सकता है, ठीक है। और ये कौन सी चीज़, इसको अगर हम ठीक करना चाहें तो हमें चश्मा लगाना पड़ेगा। और कौन सी लेंस लगानी पड़ेगी, अवतल लेंस, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस कैसी दिखती है, ये देखिए, ये दो तरह की लेंस होती हैं, ये है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स। फिजिक्स वाले बच्चों को पता होगा। इसकी क्वालिटी होती है कि बीच में से जो थिनर है, मतलब पतली है, बीच में से जो पतली है वो कॉनकेव है और जो बीच में से थिकर है, मोटी है, वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये भी पूछा जा सकता है, कर्व्स इनवर्ड और कर्व्स आउटवर्ड। हालांकि आंगनवाड़ी वाले पेपर में नहीं, बट बाकी जो सेक्शन होता है जहाँ फिजिक्स पूछी जाती है HSSC के एग्ज़ाम में, वहाँ पूछा जा सकता है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो अगर हमें मायोपिया है तो हमें कौन सी लेंस चाहिए, कॉनकेव, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, मतलब दूर की। तो हम जब कहीं खड़े होते हैं और बहुत दूर से कोई आदमी आ रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, कौन है वहाँ, ठीक है। तो ऐसे कॉनकेव, सॉरी वैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स में भी यही आएगा। चलो आगे चलते हैं। देखिए लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, ये मायोपिया का जस्ट उल्टा है। जैसे कि उसमें हमें दूर का नहीं दिख रहा था, इसमें हमें पास का नहीं दिखेगा। लंबी दूरदर्शिता, हाइपरमेट्रोपिया, दूरदर्शिता यह दृष्टि का दोष है जिसके कारण व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, लेकिन वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। दूर की वस्तुओं को देख सकता है बट पास की नहीं देख सकता, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिक आँख का लगभग 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर है। देखिए इसका मतलब है कि जो हाइपरमेट्रोपिक आई है
उसका जो हमें 25 सेंटीमीटर, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टर्स कंटेनिंग कॉन्वेक्स लेंस। हम इसको किससे ठीक कर सकते हैं? कॉन्वेक्स लेंस से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसको किससे कर सकते थे? कॉन्केव से। इसको किससे ठीक कर सकते हैं? कॉन्वेक्स से, ठीक है। और इसका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। इरिश, देखिए मैंने दोनों इसलिए इंक्लूड किए हैं, हालांकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट पूछा जा सकता है। ये जैसे हमारी आँख है, इसके अंदर जो ये ब्लू ब्लू पार्ट होता है इसे इरिश कहते हैं, कलर्ड पार्ट, जिससे कि किसी की आँख भूरी है या काली है वो पता चलता है। कंट्रोल्स लाइट एंट्रिंग, ये हमारी आँख में कितनी लाइट जानी चाहिए कितनी नहीं, ये यही डिसाइड करती है। प्यूपिल, जो अंदर छोटा सा ब्लैक कलर का, इसे प्यूपिल कहते हैं, ब्लैक होल इन द इरिस, इरिस के अंदर, ठीक है, जहाँ से लाइट एंटर होती है, ठीक है। लाइट को कंट्रोल ज़रूर इरिश करता है, ये कितनी आनी चाहिए ऐसे यहाँ से, ठीक है, बट कहाँ से जाएगी वो? इसके अंदर से, इस होल के अंदर से। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका आंसर है कि दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती हैं। नीचे आइए। ICMR 2010 के अनुसार 7 से 12 महीने के शिशु को, जो 7 से 12 महीने का बच्चा है, उसको अगर महिला स्तनपान करा रही है तो उसे कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज की आवश्यकता है? कितना खानों से ज़्यादा खाना पड़ेगा, कितनी एनर्जी ज़्यादा चाहिए? तो इसका उत्तर है 520। और ये कैसे आया? ये एक RDA चार्ट होता है, ठीक है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिलीज करती है, FSSAI, ठीक है। तो इसमें RDA मतलब ये है RDA, जिसकी फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, RDA, ठीक है। डेली हमें कितना चाहिए? देखिए ये रही वुमेन, हमें 7 से 12 महीने बोला था, तो ये यही है। 6 से 12 महीने कितना एक्स्ट्रा है? 520, ठीक है। एक मॉडरेट वुमेन को 2200-2300 चाहिए होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है 350 एक्स्ट्रा, जब वो दूध पिलाती है तो 600। किस बच्चे को दूध पिलाती है? जिस पैदा होने से 6 महीने तक, और 6 से 12 महीने तक पिलाएगी तो 520 कैलोरीज चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ICMR 2010, आपको हर जगह यही 2010 ही क्यों लिखा हुआ मिलेगा? क्योंकि 2010 के बाद कोई रिवाइज्ड गाइडलाइंस नहीं आई हैं। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो कि ICMR के कब की RDA वाली लिमिट मानी जा रही है, तो 2010 वाली अभी तक मानी जा रही है। तो ICMR 2010 के अकॉर्डिंग RDA क्या होता है? रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंसेस, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा? जिंक कितना चाहिए? किसको? गर्भवती महिला को जिंक कितना चाहिए? देखिए ये देखिए फिर से 2010 का ही है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। ये देखिए ये रही वुमेन, ठीक है, और यहाँ पर जिंक कहाँ मिलेगा हमें? ये है जिंक, ठीक है। तो वुमेन को जिंक कितना चाहिए? देखिए कितना चाहिए? 12। आदमी को जिंक कितना चाहिए? 12। वुमेन को वैसे 10 चाहिए होता है, बट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे 12 चाहिए, ठीक है। ताकत ज़्यादा चाहिए थी, तो इसका आंसर क्या हो गया? 12। अगर यहाँ गर्भवती नहीं होता तो इसका आंसर 10 भी हो सकता था, मगर क्योंकि गर्भवती है तो इसका आंसर 12 है, ठीक है। आगे चलते हैं। गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रस्तावित आहारीय मात्रा, लौह तत्व मतलब आयरन, जिसका सिंबल क्या होता है? Fe, ठीक है। तो जो आयरन होता है वो कितना चाहिए हमें, और कब चाहिए? गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो वापस चलते हैं इसी चार्ट पे। अब जिंक को हटा देते हैं। अब हमें क्या चाहिए? पहली बात तो गर्भावस्था ही चाहिए और आयरन चाहिए। आयरन हमारा ये रहा, और गर्भावस्था में आयरन, ये तो मेंस को चाहिए 17, वुमेन को नॉर्मल चाहिए 21, और दूध पिलाते समय भी 21, बट गर्भावस्था के टाइम पे कितना चाहिए? 35। ये देखिए प्रेग्नेंट, और ये यहाँ पर कितना चाहिए? 35, ठीक है, क्लियर है। तो ये रहा इसका आंसर, कितना चाहिए हमें? 35 प्रतिदिन। आगे चलते हैं। 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं, जो कि 0 से 6 महीने के हैं, प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी, उन्हें कितनी किलो कैलोरी चाहिए? बच्चे को, माता को नहीं। देखिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर 2 हैं। पहले मैं इसको हटा देती हूँ। ये देखिए एक 0 से 6 महीने ये रहा, और एक 0 से 6 महीने ये रहा। ये तो माता है जो दूध पिलाएगी 0 से 6 महीने को, ये उसको चाहिए। अब हमें इन्फेंट पूछा है, बच्चा, बच्चे को कितना चाहिए? ये देखिए कितना चाहिए, ये लिखा हुआ है 92 kcal kg पर डी। ये देखिए 92 kcal पर kg, ठीक है। नेक्स्ट
एक सेकेंड, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 92 किलो कैलोरी। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाएं जिसको कि RBC रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है, उनका जीवन चक्र मतलब लाइफ साइकिल कितनी होती है। ठीक है, लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है, 90 दिन, 120 दिन, 110 दिन या 135 दिन। देखते हैं कितने दिन की होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ब्लड के बारे में कुछ चीज़ें। ठीक है, देखिए मानव रक्त एक तरल पदार्थ है जो कि एक संयोजी उत्तक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। मानव के शरीर में खून की मात्रा 7% है, जो आपका वेट होगा उसका एग्जैक्टली 7%। ठीक है, यह जिसका पीएच मान 7.4 आधार के एक विघटन है। पीएच वैल्यू होती है हर किसी की, कितना एसिड है कितना बेस है, तो इसकी पीएच वैल्यू है 7.4। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का बेस हो गया, स्लाइटली बेस, क्योंकि 7 से इधर होता है तो एसिड होता है और इधर होता है तो बेस होता है। एवरेज एक इंसान में कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर होता है, और फीमेल में आदमियों की तुलना में कम होता है, लेस होता है। ठीक है, ब्लड के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कण, जिसे हम ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हैं। अभी जो ब्लड कॉर्पसेल्स होती है 2 तरह की होती है, RBC और WBC। पहले हम RBC पढ़ेंगे। ठीक है, RBC देखिए ऑक्सीजन को कैरी करती हैं अपने साथ, अपने खून में हीमोग्लोबिन, HB जो होता है ना हीमोग्लोबिन, किसी का अच्छा ज़्यादा होता है, कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन हमारा, 13 होना चाहिए। ठीक है, मेरा भी 13 है, आपका कितना है बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इट्स लाइफ स्पैन, और हाँ जिनका भी हीमोग्लोबिन 13 है प्लीज़ डोनेट योर ब्लड इन एवरी 6 मंथ्स, जिससे कि आप भी हेल्दी रहें और किसी और की भी हेल्प हो जाए। अच्छे काम करने से पहले सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, जब कहीं से सुन लो जैसे मैंने बोला बस कर देना चाहिए। चलिए तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं। कैरी ऑक्सीजन, इनको लाल रक्त कोशिकाएं बोला जाता है। लाइफ स्पैन कितना है, 20 से 120 दिन। आ जाओ वापस क्वेश्चन पर टिक लगा देते हैं, 120 दिन। ठीक है, क्या है लाइफ स्पैन, 20 से 120 दिन, दोनों पता होने चाहिए। अभी तो सिर्फ ये पूछा है, पूरी ड्यूरेशन भी पूछ सकता है, तो 20 से 120 दिन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये जो रेड ब्लड सेल है ये डिस्ट्रक्ट कहाँ पे होती है, जैसे 120 दिन हो गए उसके बाद ये ख़त्म भी तो होंगी ना, तो ये लिवर या फिर स्प्लीन में जाके ख़त्म हो जाती है, इसलिए उनको ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है। ग्रेवयार्ड मतलब कब्र। ठीक है, तो जिगर या तिल्ली में ये इनका विनाश हो जाता है और इसको कब्र भी बोला जाता है। लिवर को RBC की कब्र भी बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, इनको हम डिफेंड बॉडी बोलते हैं, फाइटर, क्योंकि हमारे शरीर को बीमारियों से अगर कोई बचाता है तो वो कौन है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये सोल्जर्स की तरह हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं। वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स इसका दूसरा नाम है। वाइट ब्लड सेल्स आर द बॉडी प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये हमें संक्रमण के खिलाफ हमारे शरीर को प्राथमिक रक्षा देती हैं। इसका जो लाइफ स्पैन है वो कितने दिन का होता है, बहुत कम होता है, 1 से 2 दिन का। उसका कितना था, 20 से 120 दिन, और इसका कितना है, मात्र 1 से 2 दिन। ठीक है, चलिए तो क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।